हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आपका माय दिशा अकेडमी में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया सीरीज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका पूरा एनालिसिस मैं कराऊंगा आपको शाम के 8 बजे, यानी कि इसी टाइम। तो आपको इस सेशन में बने रहने के लिए काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस करना है और सेशन पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना है। तो ठीक है, ये बात सबको पता चल गई, बराबर करते रहेंगे। देखिए, एक बात है कि द हिंदू एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसका रीजन क्या है। मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको डेली द हिंदू का पूरा न्यूज़पेपर के जो मेन टॉपिक्स है उनका एनालिसिस दूं। वो कौन से आपके एग्जाम के लिए या कहा जाए कौन से पेपर के लिए, यूपीएससी के कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डिवाइड करते हुए टॉपिक्स को आपको बताऊंगा, उनका पूरा एनालिसिस दूंगा और साथ ही साथ उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में पूरा बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देर के। द हिंदू न्यूज़पेपर में आज हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज, और वो न्यूज होगी टारगेट करते हुए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को, जिसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे और लास्ट में इसी से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू भी देखेंगे और देखते हैं फिर उस एमसीक्यू का सही जवाब कौन देगा। तो न्यूज है न्यू दिल्ली और ढाका के ऊपर। अब देखो, न्यू दिल्ली ढाका किसकी बात करते हैं? जब भी हम लोग न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर बात होता है इंडिया की, क्योंकि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। और ढाका की बात कर रहे हैं तो वो हो गया बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो या कोई भी इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हो तो वहां पर अक्सर क्या देखा जाता है कि कैपिटल से कंट्री को रेफर किया जाता है। इस बात को याद रखना, अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो याद रखना कैपिटल से कंट्री को रेफर किया जाता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा एक हेल्प आउट हो जाएगा। अब न्यूज क्या है? न्यूज कुछ इस तरीके से है, इंडिया और बांग्लादेश वेलकम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट टेक्निकल कमिटी। अब इन सब पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। देखो, ये न्यूज पढ़ने से पहले एक चीज हमारे दिमाग में होना जरूरी है कि न्यूज हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आप जब भी जीएस पेपर 2 देना चाहते हो तो जीएस पेपर 2 आपका मेंस में बात करता है इंडिया और उसके नेबर्स की। तो इंडिया और उसके नेबर्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें बांग्लादेश हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। अगर इस रीजन में कहा जाए तो करेंटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? चाइना से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, पाकिस्तान से हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट है, भूटान एक छोटा देश बन जाता है, प्लस एक मोनार्कियल एटीट्यूड होने की वजह से उसका एक अपना अलग रवैया है। नेपाल काफी इन्फ्लुएंस में रहता है वापस से किसकी? चाइना की, और वही केस श्रीलंका का है। तो ऐसे में बांग्लादेश बचता है हमारे लिए, जिसने अभी हाल ही में चाइना के अगेंस्ट अपना एक वर्बोस एटीट्यूड दिखाते हुए एक दुनिया के परचम पे दिखा दिया कि हाँ, चाइना की खिलाफत बांग्लादेश जैसा एक छोटी इकोनॉमी का कंट्री भी कर सकता है, जो कि हेविली डिपेंडेंट है अपनी आर्म्स सप्लाई के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए चाइना पर। लेकिन उन्होंने चाइना के डेट ट्रैप के बारे में लोगों को क्या, दुनिया को ये बात जाहिर कर दी अपने स्टेटमेंट से कि वी शुड नॉट फॉल इनटू द डेट ट्रैप ऑफ चाइना। तो अब उसके बाद से एक चीज देखी जा रही थी कि आगे आने वाली शेख हसीना की जो विजिट है, प्रधानमंत्री हैं जो कि बांग्लादेश की, वो इंपॉर्टेंट होगी इंडिया में, क्योंकि अभी हाल ही में वहां पर चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और भारत में इनका आना यूं ही नहीं हुआ है। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है तीस्ता नदी, और ये वही नदी है जिसके पानी को लेकर दोनों देशों में जो पैक्ट होने वाला था साल 2011 में, वो ममता बनर्जी के विरोध के बाद टल गया था। तो इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग न्यूज की चर्चा कर लेते हैं और न्यूज के बाद करेंगे एनालिसिस। तो न्यूज कुछ इस प्रकार है कि इंडिया और बांग्लादेश ने वेलकम किया है एस्टैब्लिशमेंट को। वो एस्टैब्लिशमेंट किसका? एक जॉइंट टेक्निकल कमिटी बनाई गई है जो कि स्टडी करेगी यूज ऑफ गंगा वाटर। देखो, गंगा वाटर के लिए भारत और बांग्लादेश ने 1996 में एक पैक्ट साइन कर लिया था और उसको रिव्यू करने की बात कही थी अगले 30 साल पे यानी कि 2026। तो 2026 में इस पैक्ट को एक बार रिविजिट किया जाएगा। ठीक है,
तो ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया था थर्ड डे ऑफ द विजिट, मतलब शेख हसीना की जो विजिट थी उसके तीसरे दिन, उनकी विजिट के तीसरे दिन, थर्ड डे जब चल रहा था, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक स्पीच देते हुए इसको एक वेलकम कहा, मतलब कि उन्होंने कहा कि ये जो जॉइंट कमेटी बनाई गई है दैट इज अ वेलकम स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। गंगा टेक्निकल कमेटी एक सेवरल इनिशिएटिव्स में से एक है जो बहुत सारे मेजर कनेक्टिविटी और एनर्जी इनिशिएटिव्स को हम देख रहे हैं टैकल कर रही है दोनों साइड्स के बीच में, जो कि बराबर भारत और बांग्लादेश की तरफ से अनाउंस किए गए। लीडर्स ने वेलकम किया फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट टेक्निकल कमेटी टू कंडक्ट अ स्टडी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ताकि गंगा का जो वाटर है उसको बखूबी बहुत एहतियात से एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, और साथ ही साथ वो पानी जो बांग्लादेश पाता है इसी ट्रीटी के तहत, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो 1996 में साइन की गई, उसका भी एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश में फॉर रिसोर्सेज, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम रिवर्स की बात करें तो ओवरऑल कौन से रिवर्स हाईलाइट में आ गई, तो रिवर्स जो हाईलाइट में आई सबसे पहले गंगा के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सबसे पहला है गंगा की लेंथ। तो लेंथ इसकी 25 है, सबको पता होगा, नहीं पता तो मार्क कर लो, 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। इसके बाद गंगा निकलती कहाँ से है, तो गंगा निकलती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। गंगा दो मेन स्ट्रीम के मर्जर से बनती है। दो मेन स्ट्रीम कौन सी है, वो दो मेन स्ट्रीम जिनके मर्जर से गंगा बनती है वो है अलकनंदा और भागीरथी। इसी के साथ आपका पंचप्रयाग का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। पंचप्रयाग जो कि अलकनंदा में पड़ते हैं, पांचों प्रयाग, और पांचवा प्रयाग है देव प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, कोई यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो यहां पर एक और सवाल बनता है कि गंगा कौन से शहर से होते हुए यूपी में एंटर करती है। तो ये आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में आपको देना है कि यूपी में गंगा कौन से शहर से एंटर करती है। ठीक है, इसके बाद गंगा बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो वो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। यही पद्मा का आगे संगम होता है जमुना से। जमुना किसका नाम है, जमुना नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का, जब वो बांग्लादेश में आती है और ये आगे बढ़ती है, जिसमें फिर मेघना आके मिलती है और फिर ये जाकर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गई गंगा की हाईलाइट। अब इसी तरह अगर हम और नदियों की बात करें तो उसमें हमारे सामने तीस्ता और बराक नदी, उसके बाद कुशियारा नदी, ये भी आ जाते हैं हाईलाइट में। कैसे आएंगे हाईलाइट में, इनके बारे में चर्चा अब हम थोड़ा से बाद में करेंगे। तो चलते हैं पहले अगली न्यूज, मतलब न्यूज को आगे पढ़ते हैं और फिर चलेंगे। देखो, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी ये 30 ईयर अग्रीमेंट था जो कि एक्सपेक्टेड है टू बी रिव्यूड एंड रिन्यूड इन 2026। अब देखो दो बातें कही है, एक तो रिव्यूड बोला है, यानी कि इसको रिव्यू करेंगे कि जो हमने ट्रीटी साइन की थी उसकी क्या प्रोग्रेस है, उस हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको रिन्यू करने की भी बात चल रही है, यानी कि हो सकता है कि इसी ट्रीटी को फॉर अनदर 30 इयर्स बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2056 तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन पे। अच्छा, बार बार जब हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करते हैं, क्यों हम इस रिलेशन को इतना हाईलाइट करते हैं, रीजन पता है? एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर है बांग्लादेश हमारा, दूसरा अगर बांग्लादेश से संबंध में देखा जाए तो बांग्लादेश हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बांग्लादेश के लिए बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट अगर कोई है तो वो इंडिया है। तो इंडिया से कभी भी बांग्लादेश अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा। हमने वैसे भी देखा है कि हमने रेल सर्विस हो चाहे शिप सर्विस हो, हमने हर तरीके से बांग्लादेश से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। यही नहीं, हमने पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल और इन सब में भी बांग्लादेश के साथ मिलकर काम किया है, ताकि इन सभी स्फेयर्स में हम एक डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव रहें, ताकि दोनों नेशंस को बहुत ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी में आप ट्रेड देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश का, तो इंडिया के लिए बांग्लादेश 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये इंपॉर्टेंट है
कौन से रैंक पे आता है, तो 6 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश भारत का। 1972 में दुनिया के परचम पर स्वीकृति पाया ये देश। आज अगर कहा जाए तो आज़ाद कब हुआ, 1971 जब वॉर हुआ। इसी वजह से 2021 में इन्होंने अपना 50th एनिवर्सरी बनाया। तो बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, 1971 में। आज़ाद किससे हुआ, पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, और अभी 2021 में इन्होंने बनाई अपनी 50th एनिवर्सरी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ यही नहीं, हमारे लैंड बाउंड्री भी सबसे बड़ी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। अब लैंड बाउंड्री का जिक्र आ रहा है तो फिर से मन में एक सवाल आ रहा है कि सर लैंड बाउंड्री के ऊपर और कुछ अपडेट, तो अभी आगे देंगे, फिलहाल न्यूज़ को खत्म करते हैं। The Indian side also raised the urgent irrigation related requirement in Tripura, which can be addressed with the water of the Feni, and urged Bangladesh for early signing of the interim water sharing agreement. फेनी नदी से त्रिपुरा का सिंचाई का जो व्यवस्था है वो सुधर सकती है, इसलिए इंडिया ने भी अर्ज किया बांग्लादेश को कि जल्दी से हम लोग साइन कर लेते हैं इंटरिम वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट फेनी रिवर के लिए, ताकि त्रिपुरा को वाटर मिल सके और उनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने कनेक्टिविटी को लेकर भी बात कही, जिसमें रेलवे ट्रैक्स और रोलिंग स्टॉक्स को ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने की बात कही गई, ताकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है ना वो और बेहतर हो सके। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ मुद्दों पर कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके बारे में अगर मैं समराइज करूं तो इंडिया और बांग्लादेश, आप यहाँ मैप में देख सकते हो, ये है। तो इंडिया बांग्लादेश बहुत सारे अभी अग्रीमेंट किया, 7 अग्रीमेंट्स, और ये 7 अग्रीमेंट्स भारत ने ऐसे ही नहीं किया। यहाँ पर कोऑपरेशन देखी गई, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर से लेकर स्पेस, न्यू कनेक्टिविटी और एनर्जी इनिशिएटिव, सब में इन सभी को मिलाकर हमारे 7 अग्रीमेंट्स हुए। भारत बांग्लादेश को हमेशा से इंपॉर्टेंस देता आया है, क्योंकि हमारी लैंड बाउंड्री अगर किसी देश के साथ सबसे लंबी है तो वो कोई और नहीं, बांग्लादेश के साथ। आप देख सकते हो इधर से लेकर पूरा यहाँ से आप चले जाओ इधर तक बांग्लादेश की हमारी बाउंड्री पड़ती है, यानी कि हमने बांग्लादेश को चारों ओर से तो नहीं कहेंगे लेकिन तीनों ओर से घेर रखा है। तो ऐसे में बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर की टोटल बाउंड्री है, जो कि लॉन्गेस्ट है किसी भी देश से हमारी अपनी बाउंड्री की बात करें। बांग्लादेश को सराउंड करने वाले स्टेट्स में अगर बात करें तो बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है वेस्ट बंगाल नंबर 1, उसके बाद इसका बॉर्डर पड़ता है मेघालय नंबर 2, असम नंबर 3, त्रिपुरा नंबर 4 और मिजोरम नंबर 5। तो 5 स्टेट्स के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हमारा लैंड बाउंड्री का भी इशू था बांग्लादेश के साथ, जो कि हमने रिजॉल्व कर लिया था साल 2015 में, और ये हमने रिजॉल्व किया था 111 एनक्लेव बांग्लादेश को देकर, और बांग्लादेश ने इसके बदले में हमको 51 एनक्लेव दिया था, जिसके बाद हम दोनों के बीच में लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट खत्म हो गया था साल 2015 में। अमेंडमेंट लाया गया था इसके लिए, 100th अमेंडमेंट, और इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ही शामिल थे। तो आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी के टाइम से काफ़ी चीज़ों में इनिशिएट किया गया और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। यही नहीं, अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड की, तो हमने ये बोला कि इंडिया बांग्लादेश की अगर ट्रेड की बात किया जाए तो बांग्लादेश इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वो यूं ही नहीं है। अगर आप 2009 का आंकड़ा उठा के देखोगे तो उस समय बांग्लादेश के साथ जो हमारा ट्रेड था वो 2.4 बिलियन US डॉलर था। लेकिन अगर इसी आंकड़े को अब आप 2021 में जाके देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हमने कितने % की ग्रोथ की। अभी हमारा और बांग्लादेश का 10.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड चल रहा है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में भी भारत की पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ संबंध को और बेहतर किए जाएं, ताकि हम इनका फ़ायदा बांग्लादेश को दे सकें। ठीक है, अब इस मैप से बनने वाले कुछ और क्वेश्चंस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधा आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि त्रिपुरा एक ऐसी स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से सराउंडेड है, सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से सराउंडेड है कौन, त्रिपुरा।
ठीक है। इसी तरह मेघालय एक ऐसी स्टेट है जो असम से 3 तरफ से सराउंडेड है, 3 साइड्स बाय असम। तो ये दोनों चीजें आप याद कर सकते हो और आपको बेहतर तरीके से मुझे लगता है मैप से याद भी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं वो सारे एमओयूज पर। देखो दोनों साइड्स ने मिलकर 7 एमओयू साइन किए हैं। इन 7 एमओयूज में सबसे पहले हम बात करेंगे विड्रॉल ऑफ वाटर। ये क्रॉस बॉर्डर कुशियारा रिवर जो पड़ती है वहां से विड्रॉल ऑफ वाटर ट्रीटी साइन की है दोनों देशों ने, इंडिया और बांग्लादेश में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अग्रीमेंट बेनिफिट देगा सदर्न असम को जो कि इंडिया में पड़ता है और सिलहेट रीजन को जो कि बांग्लादेश। अब थोड़ा सा आपको कुशियारा रिवर के बारे में बताएं। देखिए ये है नक्शा इंडिया और बांग्लादेश का, जहां पर आप देख सकते हो कि ये बराक नदी है। ये जो नदी है ये है बराक नदी। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको और स्पेसिफिक तरीके से दिखाई दे। ये बराक नदी है। इसी बराक नदी के अगर हम आगे चल के देखेंगे, जब ये पॉइंट पर पहुंचती है, इस पॉइंट पर जहां से बांग्लादेश में एंटर कर रही है, तो बांग्लादेश में एंटर करते ही ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है। एक पार्ट कहलाता है सुरमा और दूसरा पार्ट कहलाता है कुशियारा। इसीलिए कई, अगर आप जियोलॉजिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो कई जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि बराक नदी आपका सुरमा मेघना का एक रिवर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, बराक नदी की अपनी लंबाई 564 किलोमीटर है, 564 किलोमीटर, और ये आती है मणिपुर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मणिपुर से उठती है ये नदी और मणिपुर से उठने के बाद ये जाती है मिजोरम और असम के थ्रू। मिजोरम असम होते हुए बराक नदी एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो सुरमा और कुशियारा में विभाजित हो जाती है। यही सुरमा जो आके चल के सुरमा मेघना रिवर सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो ये रही मेघना नदी बांग्लादेश में। अब इन सब के बारे में अगर आप देखो तो बराक नदी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चला। ठीक है, कहाँ से राइज करती है, कितनी लंबी है, कौन कौन से स्टेट से पास करती है, आगे चल के किस में डिवाइड हो जाती है। अब आते हैं हम लोग कुशियारा नदी पर। कुशियारा नदी बराक नदी के विभाजन होने के बाद बनती है, और ये नदी आपको अगर देखो यहाँ पर तो सदर्न असम का जो यहाँ पर रीजन पड़ता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर इरिगेशन की बात करें। उसके बाद ये रीजन सिलहेट का पड़ता है, कहाँ के लिए, बांग्लादेश के, वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हो जाता है फैक्ट कुशियारा की लोकेशन का, कौन से रीजन को प्रभावित करती है। और कुशियारा में यहाँ पर और कौन सी नदी आती हैं तो ये भी बता दे रहा हूँ। कुशियारा में यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर से कुछ नदियां आकर जुड़ जाती हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, क्लियर। बाकी तीस्ता के बारे में मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहां पर ये जमुना से मिलती है, जमुना कह लो या ब्रह्मपुत्र से मिल लो, और ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है जहां वो जमुना कहलाती है। तीस्ता को लेकर इशू कुछ इस प्रकार से है, 36.5% पानी हम तीस्ता का दे रहे हैं किसको, बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश इक्वल शेयरिंग की डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि उसको इसकी वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इस चीज़ को लेकर साल 2011 में भारत और बांग्लादेश इस मुद्दे को सुलझाने भी वाले थे, क्योंकि ये मुद्दा आज का पेंडिंग नहीं है। सन 1947 में 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय ही तीस्ता उठाकर भारत को दे दी गई थी, यानी कि तीस्ता का जो बेसिन था वो 1947 में इंडिया को अलॉट कर दिया गया था, और उसके बाद से ईस्ट पाकिस्तान के साथ ये इशू बना रहा। अब इस इशू को देखते हुए जब 1972 में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश ने भी इसको रिजॉल्व करने की बात कही भारत से, और भारत ने भी इसको रिजॉल्व करने का आश्वासन दिया, जिसके लिए 1983 में एक एड हॉक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उस एड हॉक कमेटी से भी ये मसला नहीं हल हो पाया। और आते आते साल 2011 आया जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मसले को सुलझाते हुए अग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे, और कहा जाता है एंड मोमेंट पे, यानी कि जस्ट अ मिनट अर्लियर वो उससे डिनाई कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर एक
बवाल मचता है उनकी कोalition गवर्नमेंट में, क्योंकि ममता बनर्जी उनकी कोalition का पार्ट थी और ममता बनर्जी ने इस चीज से उनको कहा कि हम सरकार गिरा देंगे। कांग्रेस इस दबाव में आते हुए अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में एक बहुत बड़ी चूक करती है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को ताक पे रख देती है। तो कहीं ना कहीं ये एक खराब चीज थी। ये मैं पॉलिटिकल एनालिसिस के तरीके से नहीं बोलना चाहता, मैं एक उस पर बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के रवैये से कि ये वो इंडिया की एक गलत नीति थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। चलिए, इसके बाद भारत और बांग्लादेश ने बात की है कोऑपरेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि इसरो का नाम बुलंद हो रहा है, जिसके लिए अब दुनिया इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो बांग्लादेश ने भी कोऑपरेशन की बात कही है इन स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद कोलैबोरेशन करने के बाद कही गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में, जिसमें रेलवेज में यूज किया जाएगा ताकि जो फ्रीड मूवमेंट है उसको और ज़्यादा सूदिंग किया जा सके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कोऑपरेशन करने की बात की, साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेशी रेलवे पर्सनल्स एंड बांग्लादेशी जुडिशियल ऑफिसर्स इन इंडिया। बांग्लादेश के जो रेलवे पर्सनल होंगे, कर्मचारी होंगे, वो भारत आएंगे ट्रेनिंग के लिए और बांग्लादेश के जुडिशियल ऑफिसर्स भी भारत आके ट्रेनिंग पाएंगे। इनके लिए भी भारत ट्रेनिंग में मदद करेगा। यही नहीं, कोऑपरेशन की बात कहेगी ब्रॉडकास्टिंग में, प्रसार भारती और बांग्लादेशी टेलीविजन में, ताकि प्रसार भारती को भी पुश मिले और इससे बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन को थोड़ा सा इम्पेटस तो मिलेगा। बांग्लादेश और भारत ने मिलकर एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी इंक किया। ये दोनों ही देश एक साथ आते हैं और अनवील करते हैं पहला यूनिट मैत्री सुपर थर्मल पावर का, जो कि बिल्ड किया जा रहा है खुलना डिवीजन में बांग्लादेश के। और इसमें भारत बांग्लादेश को प्रोवाइड कर रहा है कंसेशनल फंडिंग। तो भारत का एक इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करके भारत अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। ये जो यूनिट बनाई जा रही है खुलना डिवीजन में बांग्लादेश की, माना जा रहा है इससे 1320 मेगावाट पावर जनरेट की जाएगी, जिससे बांग्लादेश में काफी सहूलियत होगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद रुशपा रेल ब्रिज। ये रुशपा रेल ब्रिज 5.13 किलोमीटर लॉन्ग रेल ब्रिज है, जो कि की पार्ट होगा 64.7 किलोमीटर खुलना मंगोला पोर्ट के लिए, जहां से एक ब्रॉड गेज रेलवे प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ये दोनों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और बढ़ाएगा और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देगा। ये ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इंडिया ने इसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि सॉफ्ट लोन दिया है $389 मिलियन का, और इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मोंगला जो कि बांग्लादेश का लार्जेस्ट पोर्ट है, तो इससे क्या होगा, बांग्लादेश का पोर्ट एक्सेसिबल होगा और उसको भारत इन फ्यूचर यूज करना चाहेगा तो यूज भी कर सकेगा। लोन्स और एडवांसेस में बात करें तो इंडिया ने प्रोवाइड किया कंसेशनल लोन $9.5 बिलियन के, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा सके बांग्लादेश में, जिसमें रेल कनेक्टिविटी है खुलना, ढाका, चिल्हाटी और राशा में। कनेक्टिंग मोंगला पोर्ट, जो मोंगला पोर्ट अभी मैंने दिखाया, उसको कनेक्ट करने के लिए दर्शना गेड़, उसमें भी 312 मिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट आ रही है, इसके लिए भी भारत फंडिंग कर रहा है। परबातीपुर पुनिया रेल प्रोजेक्ट बढ़ाया जा रहा है, जिसमें फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल, उसमें भी भारत ने $120 मिलियन की हेल्प दी है। साथ ही साथ रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और मशीनरी $41 मिलियन की दी जा रही है, जिससे रिपेयर और मेंटेन किया जा सके बांग्लादेश के रोड नेटवर्क को। तो बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी जो भी काफी बर्डन में थी और उसके पास फाइनेंस की कमी आ रही थी, भारत के दिए गए इस आर्थिक मदद से वो काफी अपने प्रोजेक्ट्स को वापस स्टार्ट कर सकेंगे और अपने नेशन की तरक्की में आगे बढ़ सकेंगे। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भारत ने इसमें थोड़ा सा एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि चाइना पर हेवीली डिपेंडेंट था बांग्लादेश, तो भारत ने चाइना की डिपेंडेंसी को कम करते हुए अपने डिपेंडेंसी को बढ़ाने की बात कही, मतलब बांग्लादेश भारत पे डिपेंड हो जाए। इसके लिए भारत ने ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट का भी उनके साथ पैक्ट साइन किया। साल 2018 में देखें तो इंडिया ने $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था बांग्लादेश को, कि आप आइए हमारे यहाँ किसी भी डिफेंस कंपनी से आप असलहे बारूद खरीदिए, जो खरीदना खरीदिए, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद मई 2018 में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि कोलकाता में थी, उसने एक MOU साइन किया बांग्लादेश के साथ कि हम प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस और नो हाउ डिजाइन में कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉरशिप्स। वॉरशिप कंस्ट्रक्शन में भारत ने मदद करने की बात कही। उसके बाद ढाका ने शेयर किया एक विश लिस्ट मिलिट्री प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स की आर्म फोर्सेस को जो चाहिए था भारत से बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस को,
जिसमें बांग्लादेश ने अप्रूव किया 3 आइटम्स का प्रोक्योरमेंट, जिसमें 5 BLT-72 टैंक्स थी, जिनको हम कहेंगे 5 ब्रिज लेयर टैंक्स, और $10 मिलियन का प्रोक्योरमेंट था। 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिज थे बेले के, जिसमें $2.2 मिलियन का प्रोक्योरमेंट था। 1 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल, जिसमें $2.2 मिलियन का पैसा लग रहा था। तो ये प्रोक्योरमेंट भारत से बांग्लादेश ने परचेज किया। आज बांग्लादेश में देखेंगे तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट और व्हीकल्स आपको मेड इन इंडिया मिल जाएंगे। साथ ही साथ और भी चीज़ें जो बांग्लादेश ने प्रोक्योर की भारत से रहे, उसमें ऑफ रोड व्हीकल्स थी, हेवी रिकवरी व्हीकल्स थी, आर्मर्ड इंजन रिकनेंस व्हीकल्स थे, बुलेट प्रूफ हेलमेट थे। मॉडर्नाइजेशन एक्सटेंशन की बात कही बांग्लादेश ने कि वो अपने ऑटोमोबाइल असेंबली यूनिट बनाना चाहता है, बांग्लादेश मशीन टूल फैक्ट्री के नाम से। फिर बांग्लादेश को सप्लाई ऑफ एक्सप्लोजिव्स भी किया गया भारत की तरफ से, रॉ मटेरियल्स और टूल्स भी दिए गए। बांग्लादेश नेवी ने प्रपोज किया कि वो प्रोक्योरमेंट चाहता है लॉजिस्टिक शिप्स, फ्लॉकिंग डॉक, ऑयल टैंकर और एन ओशन गोइंग टग का, जिसको भारत ने प्रोवाइड करने की बात कही। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशन से हमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्ट्स जानने को मिले। अब आज का हमारा MCQ क्वेश्चन ऑफ द डे कि क्या फीचर्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के एग्रीमेंट के, जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूड किया गया। पहला स्टेटमेंट कहता है कुशियारा रिवर हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर वाटर विड्रॉल बाय बोथ द कंट्रीज, यानी कि दोनों ही कंट्रीज ने वाटर विड्रॉल के लिए अग्री किया कुशियारा रिवर से। उसके बाद कोलैबोरेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम यूज्ड बाय रेलवे इन एरिया सच एज मूवमेंट ऑफ फ्रीट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। 1 and 2, only 1, only 2, none of the above। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आए तो मेरे से बताइएगा। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी आपके मन में सुझाव हो, मैं सब के लिए तैयार हूँ। आप अपनी बात रखिए, आपको कोई चीज़ है, कोई डाउट है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, बेझिझक कमेंट सेक्शन में दीजिए। वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन टू इट। और कुछ अच्छी चीज़ें आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए उसको लेकर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा UPSC बैच 2023 है दिशा एकेडमी का, जिसके प्रोग्राम हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली लाइव क्लासेस जो एक्सपर्ट फैकल्टीज की तरफ से होंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें 35+ ऑल इंडिया लेवल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है इसी बैच में। इस बैच को लेते ही आपको 18 बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसमें 400+ आवर्स के लेक्चर्स होंगे, और साथ ही साथ NCERT भी होगा। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, मंथली मैगजीन, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जिस पर आप 24/7 अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। काफ़ी आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिल जाती है एक्सेस में, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा PDFs अवेल कर सकते हो। रिविजन क्वेश्चंस मिलते हैं, करंट अफेयर्स मिलता है, और डेली क्विज़ेस। तो इतना सब कुछ सिर्फ एक बैच में, जिसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, दिए गए नंबर पर कॉल करना है और अपनी इंक्वायरी बुक करनी है। तो आज के सेशन में हमने न्यूज़ कवर की, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन कवर किया, और MCQ। और इस MCQ के आंसर के लिए आई एम वेटिंग। सो गाइज, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और इसको जितने ज़्यादा बच्चों तक हो सकता है प्रोवाइड करें। इसको सब्सक्राइब का बटन दबा सबने दिया होगा, इतना मैं अज्यूम करना हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड गॉड ब्लेस यू।